नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से है। अब इनिशियली इस टेंडर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन नेवी की तरफ से जो कंडीशन और रिक्वायरमेंट रखा गया था, उसकी वजह से इस टेंडर में कोई भी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था और ज़्यादातर हमारे जो ऑलरेडी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे उनके सबमरीन इस टेंडर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से हमारे पास बस साउथ कोरिया अकेला ऑप्शन बचा हुआ था। जिसके बाद टेंडर में कंपटीशन को लाने के लिए भारत की तरफ से टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा आसान किया गया था, जिसके बाद अभी इसमें वापस सभी कंपनी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अपडेट सामने आया था कि जर्मनी की तरफ से अभी अपनी U214 क्लास के सबमरीन को भी भारत को ऑफर करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी तक जो फॉर्मल ऑफर है वो जर्मनी की तरफ से हमको नहीं दिया गया, लेकिन जर्मनी की तरफ से यहाँ पर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को भारत को ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है और इसमें वो रेगुलर टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। ऊपर से जर्मनी की तरफ से अपनी सबमरीन में कोई भी इंडियन सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सहमति जताया नहीं जा रहा है। अब इसके बाद रशिया की तरफ से भारत को अपनी एमोर 1650 क्लास की सबमरीन को ऑफर किया जा रहा है। हालांकि ऑफर पहले भी भारत को रशिया की तरफ से दिया गया था, लेकिन अभी कंपटीशन को देखते हुए रशिया की तरफ से इन सबमरीन्स के साथ साथ भारत को अपनी कैलिबर सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी ऑफर किया जा रहा है। अब इन सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट करीब 3000 टन के आसपास होने वाली है, जिसमें रशिया भारत को फुल्ली इंडियन नीड्स के हिसाब से कस्टमाइजेशन का ऑफर भी दे रहा है और इसमें रशिया के मुताबिक भारत चाहे तो कम से कम 80% के आसपास मेड इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे खास बात तो ये है कि इन सबमरीन्स में अगर इंडियन नेवी चाहेगी तो रशिया इसमें मेड इन इंडिया कम्युनिकेशन सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए भारत को मदद करने वाला है और पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करने वाला है। और ये ऑफर अभी जर्मनी की ऑफर को काउंटर करने के लिए साथ दिया जा रहा है, क्योंकि जर्मनी अभी अपनी सबमरीन्स में भारत को कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑफर नहीं दे रहा था, जो कि देखा है तो जर्मनी का सबसे बड़ी नेगेटिव साइड होने वाली है और इसका फायदा अभी साउथ कोरिया और बाकी सभी कंपनी उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम इंडियन नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। अब हमेशा से ही इंडियन नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर डिबेट किया जाता है कि हमें एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है भी या फिर नहीं है। इसको लेके अभी फाइनली एक कंक्लूजन किया जा रहा है कि हमें एक और एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, पर फिर भी इसकी कैटेगरी को लेके आज भी हम पूरी तरीके से कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हम तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले हैं वो 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एक कंप्लीट नए डिज़ाइन का कैरियर होगा या फिर INS विक्रांत की तरह इसका एक सिस्टर वेसल होगा। तो इस पर अभी रिसेंटली हमारे नेवी चीफ R हरी कुमार की तरफ से मीडिया को बताया गया था कि अभी नेवी फाइनली INS विक्रांत क्लास के एक सिस्टर वेसल को अपने सर्विस में इंडक्ट करना चाहता है। ये डिस्प्लेसमेंट के मामले में INS विक्रांत की तरह ही 45,000 टन क्लास की कैरियर होने वाला है, लेकिन इसकी ओवरऑल डिजाइन को थोड़ा चेंज करने की बात किया जा रहा है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मौजूद रहेगा और खास करके इसमें हमारी नेवी की तरफ से फ्यूचर में UCAV को भी ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है और नेवी की तरफ से भी हमारे घातक UCAV के एक नेवल वेरिएंट को आगे चल के अपने सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो उस वजह से अभी INS विक्रांत की जो सिस्टर वेसल को आगे चल के नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, उसके डिजाइन को थोड़ा चेंज करने की बात किया जा रहा है। इसके अलावा अभी इसको बनाने के लिए भी हमको कम से कम 5 से 7 साल का वक्त लगने वाला है। अब इनिशियली जो INS विक्रांत को बनाया गया था उसको बनाने के लगभग 13 साल लग गए थे, लेकिन यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड का कहना है कि उनके पास अभी काफी अनुभव हो चुका है, जिसका इस्तेमाल करके वो INS विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल को 5 से 7 साल के अंदर ही बना सकते हैं और इसी टाइमलाइन के अंदर ही हमारी घातक UCAV बिल्कुल तैयार हो गया होगा। तो जल्दी से जल्दी एक तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए नेवी की तरफ से एक प्रपोजल को दिया जा रहा है ताकि 2030 के आसपास हम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगे। अगला अपडेट अनमैन्ड सबमरीन की तरफ से। आप सभी ने पहले भी अंडर वाटर ड्रोन्स के बारे में सुना होगा, जिनको पानी के अंदर ऑटोनोमस सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आजकल कई देशों की तरफ से ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश भी किया जा रहा है। लेकिन अभी पहली बार भारत की तरफ से अनमैन्ड मरीन ड्रोन्स की सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ी कदम को लेने की कोशिश किया जा रहा है और अभी भारत की मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से एक SC अंडर वाटर ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, जिसे हम एक मिडजेट सबमरीन की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऑटोनोमस वेसल होने वाला है, जिसे ऑपरेट करने के लिए हमें ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अपनी इस अंडर वाटर व्हीकल का नाम XLUUV रखा जा रहा है, जिससे एक्स्ट्रा लार्ज अनमेन्ड अंडर वाटर वेसल कहा जा सकता है और इसे ऑटोनोमस अंडर वाटर सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। मझगांव डॉक लिमिटेड के मुताबिक इस वेसल को बनाने का जो मेन आइडिया है वो कोस्टल सर्वेलेंस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और हमारी कोस्ट लाइन को किसी भी अंडर वाटर थ्रेट से सुरक्षित रखने के लिए इस वेसल का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निकली एक मिड जेट सबमरीन से साइज में थोड़ा बड़ा होने वाला है, बाकी किसी भी अंडर वाटर व्हीकल जैसे कि AUV हो जाए या फिर ROV हो जाए उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन उनके मुकाबले इसमें काफ़ी सारा एडिशनल फंक्शन भी मौजूद होने वाली है। जैसे कि ये साइज में एक नॉर्मल सबमरीन के मुकाबले थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन एक मिड जेट सबमरीन से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इसमें टेक्निकली सभी प्रकार की सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम और सोनार्स को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी भी सबमरीन्स की तरह ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए हमको क्रू मेंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिनिमम ह्यूमन एफर्ट के साथ हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद इसमें टॉर्पेडो भी मौजूद रहेगा, जो कि दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की सबमरीन के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट भी होने वाला है, क्योंकि छोटे होने की वजह से इसकी डिटेक्शन की चांसेस कम रहने वाली है और जबकि इसके पास एक नॉर्मल सबमरीन की तरह फायर पावर भी मौजूद रहेगा। हालांकि ज़्यादा टॉर्पेडो इसमें मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन जितने भी टॉर्पेडो इसमें मौजूद रहेंगे वो किसी भी दुश्मन की एक सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी रहेंगे। और इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और लगता है कि आने वाले समय में नेवी इसको अपने सर्विस में शामिल करना चाहता है। अगला अपडेट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की तरफ से। पिछले 2 महीनों के अंदर आपने देखा होगा इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई थी और गौर करने वाली बात यह थी कि ये दोनों ही ध्रुव हेलीकॉप्टर की मेरीन वेरिएंट थे। तो इस हादसे के बाद टेम्पररी बेसिस पर सभी ध्रुव हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करने का प्लान किया गया था और कुछ बेसिक इंस्पेक्शन करने के बाद आर्मी के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को वापस ऑपरेशनल करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था। लेकिन जैसे कि दोनों ही हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ था वो ध्रुव हेलीकॉप्टर की मेरीन वेरिएंट के साथ देखा गया था, तो उसके बाद सभी मैरीटाइम वेरिएंट को ग्राउंडेड रखने का फैसला किया गया था। और अभी इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि दरअसल ये जो दोनों क्रैश हुए थे इसमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं था और ये दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे जो मेन कारण था वो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस था, यानी कि मेंटेनेंस के दौरान हेलीकॉप्टर को सही तरीके से सर्विस नहीं किया गया था और सही तरीके से इसकी पार्ट्स को वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया गया था। इस वजह से इसमें ऐसे हादसे सामने आए थे। पहले हेलीकॉप्टर क्रैश की बात करें जो कि 8 मार्च को हुआ था, उसमें अचानक से पावर जाने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इसको पानी में क्रैश लैंड कराना पड़ा था। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसमें हेलीकॉप्टर की 2 सिमिलर कंट्रोल रॉड्स को इंटरचेंज कर दिया गया था, जो कि दिखने में तो एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इसकी वजह से पावर लॉस वाला इंसिडेंट सामने आया था। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की ध्रुव हेलीकॉप्टर की क्रैश की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर की कंट्रोल्स नाकाम हो गए थे और इसके पीछे जो मेन कारण था वो ये है कि इसमें जो वॉशर्स लगे हुए होते थे उनको सही तरीके से फिट नहीं किया गया था और इन्हीं 2 कारणों की वजह से हेलीकॉप्टर में इशू सामने आए थे। लेकिन इसके अलावा इन हेलीकॉप्टर की स्ट्रक्चर में कोई भी एडिशनल प्रॉब्लम देखा नहीं गया था, तो उस वजह से अभी वापस एक रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस के बाद इन सभी हेलीकॉप्टर को अपने सर्विस से ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।